रागिनी ने कंबल फेंक दिया था और वो नशे की हालत में बेड पर करवटें बदलने लगी। रागिनी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी आरव ने आकर उसे संभाल लिया। रागिनी को काबू में करने के लिए आरव ने जबरदस्ती उसे कंबल उड़ाया और वो खुद रागिनी के बगल में लेट गया। आज पहली बार किसी लड़की के बगल में सोते हुए आरव को बड़ी घबराहट सी हो रही थी। रागिनी के साथ एक ही ब्लैंकेट में लेटने के बाद भी आरव ने उसके बदन से दूरी बना रखी थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये दूरी कम होने लगी और रागिनी कब आरव के सीने से लिपटकर सोने लगी, इसका एहसास शायद उसे भी नहीं हुआ। इस दौरान आरव की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस चुपचाप रागिनी को सुकून से सोते हुए देखता रहा। सुबह के 7 बज चुके थे। अभी आरव को हल्की हल्की नींद आई ही थी और उसकी पलक झपकी ही थी कि तभी उसे ब्लैंकेट के जोर से खींचे जाने का एहसास हुआ। तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। रागिनी अपना सर पकड़कर उठकर बैठी हुई थी और उसने खुद को ब्लैंकेट से लपेट रखा था। आरव भी उठकर बैठ गया। अब ठीक हो तुम? आरव ने बेड से उठते हुए सवाल किया। हाँ, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा है। रागिनी चौंक कर आरव की ओर देखने लगी। मैं यहाँ कैसे? तुम नशे की हालत में बालकनी की जमीन पर पड़ी थी और बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें बुखार आ गया था, तो मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आया। आरव ने सकुचाते हुए रागिनी को जवाब दिया। इस दौरान वो रागिनी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अगले ही पल उसने रागिनी के आगे सवाल रख दिया। तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी? रागिनी ने सब कुछ जानते हुए भी अपना सिर ना में हिला दिया। पता नहीं, बस मेरा मन किया। फिर रागिनी ने अपनी ओर देखते हुए कहा, मेरे कपड़े ये किसने बदले? आरव ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, चिंता मत करो, मैंने ना तुम्हारी तरफ देखा और ना तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे भीगे हुए कपड़े बदलना जरूरी था रागिनी। तुम ठंड के मारे कांप रही थी। रागिनी दंग होकर आरव की तरफ देखने लगी। वो आरव से कुछ नहीं कहना चाहती थी। आखिर वो आरव से कुछ कहती भी तो भला किस हक से? वो तो आरव की बस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ थी। आरव ने अभी उसे इतना हक भी नहीं दिया था कि वो उससे सवाल कर सके। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। आरव ने जवाब दिया और फिर अपने बदन पर शर्ट डालते हुए रूम से बाहर जाने लगा। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा और फिर वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बेड से उठने लगी। आरव ने एक नजर रागिनी की ओर देखा और फिर तुरंत वहां से बाहर निकल गया। रागिनी आरव को जाते हुए पीछे से देखने लगी। उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली। अपने बदले हुए कपड़ों को देखते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन होने लगी। रागिनी शर्म के मारे लाल हो उठी थी। वो खुद से भी नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं थी। आरव अभी यहाँ से निकला ही था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। आरव ने देखा कि रितेश की कॉल थी। हाँ रितेश, बताओ, गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? आरव ने फोन उठाते ही उससे सवाल कर दिया। सर, अभी इसके बारे में पता तो नहीं चला है, मैं भी पता कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दूसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया था। आरव ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए सवाल किया। कैसी इंफॉर्मेशन? सर, वो जो आपने रागिनी मैडम के अकाउंट से पैसे भेजने की डिटेल मांगी थी, उसका पता चल गया है। रितेश ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। अच्छा, किसके अकाउंट में भेजे थे उसने पैसे? आरव ने बेहद क्यूरियस होते हुए रितेश से सवाल किया। सर, रागिनी मैडम के अकाउंट से जिस शख्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका नाम है ललित गुलाटी। वो महाराष्ट्र के ही नागपुर का रहने वाला है। रितेश ने आरव को सब कुछ डिटेल में बताना शुरू कर दिया।
मैं उससे मिलके भी आ गया। तो वो बोल रहे थे कि रागिनी मैडम ने वो पैसे किसी बच्चे के इलाज और उसकी पढ़ाई के लिए दिए हैं। बच्चे के इलाज और पढ़ाई मतलब किसके बच्चे हैं वो? आरव ने अपनी बाहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। सर वो तो नहीं पता, लेकिन पवन ने बताया कि रागिनी मैडम कुछ अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, तो उसी के लिए उन्होंने पैसे भेजे हैं। ठीक है, आरव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। रागिनी के बारे में ये जानने के बाद आरव के दिल में रागिनी के लिए एक अलग ही इज्जत पनपने लगी थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि रागिनी इतने सारे पैसों का क्या कर रही है। आरव को अब अपनी सोच पर हल्का पछतावा हो रहा था। उसने रागिनी पर शक करते हुए उसकी जासूसी करवाई थी। इस बात को लेकर उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। आरव ने फोन रखा और फिर वो जिस काम के लिए कमरे से बाहर निकला था उसके लिए चल पड़ा। इधर रागिनी अपने कमरे में थी, तभी उसका फोन बज उठा। हेलो अंकल, क्या हुआ? आपने इस टाइम क्यों फोन किया है? रागिनी ने फोन उठाते हुए कहा। रागिनी जैसे ही बेड से उठी, पैर में लगी हुई चोट के दर्द के कारण वो जल्दी से बेड पर बैठ गई। वो बड़ी सकपकाहट से इधर उधर देखने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसकी बातें ना सुन ले। हाँ रागिनी, बेटा मुझसे शायद मेवाड़ इंडस्ट्री से एक आदमी मिलने के लिए आया हुआ था। वो मुझसे पैसों के बारे में सवाल कर रहा था, तो मैंने उसे बता दिया कि ये पैसे तुमने बच्चों के इलाज और पढ़ाई के लिए मेरे पास भेजे हैं। फोन के दूसरी तरफ से ललित अंकल ने जवाब दिया। बच्चों के बारे में और क्या बताया आपने? रागिनी ने थोड़े चिंतित लहजे में सवाल किया। बच्चों के बारे में तो यही बोला कि तुम कुछ अनाथ बच्चों को पाल रही हो, तो उसी के लिए अब ये पैसे लग रहे हैं। अब जाकर रागिनी ने थोड़ी राहत की सांस ली। ठीक है, ठीक किया आपने। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर फोन रख दिया। इधर आरव के दिमाग में अभी तक विकी और वसुंधरा की बातें घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर योगिता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इसी बात को क्लियर करने के लिए वो सीधे योगिता के पास पहुंच गया। योगिता इस वक्त अपने रूम में अकेली थी। उसे अब तक वसुंधरा से ये खबर मिल चुकी थी कि आरव अब बहुत जल्द ही उससे मिलने के लिए आने वाला है। ऐसे में वो बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर अपने बेड पर लेटी हुई थी। आरव बिना उसके कमरे के दरवाजे को नॉक किए हुए भीतर दाखिल हो गया। योगिता अवाक होकर उसकी ओर देखने लगी। ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? आरव ने योगिता को घूरते हुए सवाल किया। तुम जानती हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी कैसी बात कर रहे हो आरव? क्या हमारे बीच सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ? तुम पूरी दुनिया से तो ये सब छुपा सकते हो, लेकिन क्या मुझसे भी? योगिता, फालतू की बातें मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। आरव ने गुस्से से भरे लहजे में लेकिन थोड़ा सा कुचाते हुए जवाब दिया। तुम्हें कहाँ कुछ याद होगा? उस रात जब तुम होश में नहीं थे तब, और मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने। योगिता ने बेहद सीरियस लहजे में जवाब दिया। अब आरव शॉक्ड होकर योगिता की ओर देखने लगा। उसे कुछ जवाब ही नहीं सूझ रहा था। उसे सच में कुछ भी नहीं याद था कि उस रात क्या हुआ था। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल पड़ चुकी थी। अब योगिता ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, देखो आरव, मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो और तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा ही है। ये हमारे प्यार की निशानी है और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस प्यार की निशानी को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी। तुम चाहे इस बच्चे को अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन मैं इस बच्चे के बाप के नाम के आगे तुम्हारा नाम ही लिखूंगी। आरव चुपचाप योगिता की बात सुनता रहा। उसे सच में योगिता की इन बातों के लिए कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। आरव गहरी सोच में पड़ गया था। योगिता को आरव के नेचर के बारे में इतना पता था कि आरव भले ही बाहर से कैसे भी हो, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसलिए
योगिता ने जानबूझकर आरव के सामने ऐसी बातें की थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आरव को सच में ये विश्वास हो गया कि योगिता के पेट में उसका बच्चा है, तो फिर वो योगिता के साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आरव को यूं असमंजस की स्थिति में पड़े देखकर योगिता मन ही मन मुस्कुरा उठी। कुछ पल तक आरव योगिता के सामने मूक बनकर खड़ा रहा और फिर वो बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से बाहर चला गया। आज ऑफिस में भी दिन भर उसका दिमाग सिर्फ योगिता की बातों पर ही टिका रहा। वो ऑफिस में ढंग से काम भी नहीं कर सका। शाम होते ही वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। आरव उदास मन से वापस अपने कमरे में पहुंचा। अब तक रागिनी को थोड़ा आराम हो चुका था। आरव को यूं उदास देखकर रागिनी को भी तकलीफ हो रही थी। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर आरव की ओर देखते हुए कहा, अब क्या हुआ आरव जी? आप इतने परेशान से क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। हमेशा की ही तरह आरव आज भी रागिनी से बेरुखी भरे लहजे में बोला, ठीक है, आप कुछ मत कहिए। रागिनी अपने चेहरे पर हल्की बनावटी मुस्कान लिए हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं, लेकिन आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आप जिस दिन मुझसे कहेंगे, मैं उस दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। योगिता जी के पेट में आपका बच्चा है और उनको और आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। वैसे भी मैं तो बस आपकी बीवी होने का नाटक करने आई थी। मैं कोई आपकी असली बीवी तो हूं नहीं। बस आप इशारा कीजिए, मैं ये नाटक यहीं खत्म करके चुपचाप घर से निकल जाऊंगी। इतना कहते कहते रागिनी का गला भर आया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू के बूंद निकलकर उसके गालों को गीला करने में लग गए। तुम बकवास बंद करो अपनी। अचानक से आरव के जोर से चिल्लाने की आवाज रागिनी के कानों में पड़ी और वो दंग होकर आरव की ओर देखने लगी। आरव को शायद रागिनी के साथ की आदत हो चुकी थी। जब उसने रागिनी के मुंह से वहां से चले जाने की बात सुनी तो वो बेचैन हो गया। यूं तो आरव अक्सर रागिनी के ऊपर चिल्ला पड़ता था, लेकिन आज आरव का यूं चिल्लाना रागिनी को बेहद सुखद एहसास दे रहा था। आरव के इस गुस्से में उसे आरव की नजरों में खुद की फिक्र झलक रही थी। रागिनी की धड़कन काफी तेज हो उठी थी और वो झुकी हुई नजरों से आरव की ओर देखने लगी। हेलो, क्या बात कर रहे हो? सच में? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। आरव फोन पर बेहद परेशान होकर बात कर रहा था। रागिनी दंग होकर उसकी ओर देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फोन रखते ही आरव झट से कहीं बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। इतनी शाम को आप कहाँ जा रहे हैं? रागिनी आरव के पीछे से चिल्ला उठी, लेकिन अब तक आरव उसकी बातों को अनसुना करके रूम से बाहर निकल चुका था। रूम से निकलने के बाद आरव तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अकेले ही निकल पड़ा। दरअसल आरव के पास वो कॉल रितेश की आई थी। उसने किसी तरह से किडनैपर्स की गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करके उसका एड्रेस आरव को दे दिया था। यहाँ तक कि रितेश ने आरव से ये भी कहा था कि वो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दे। लेकिन चूंकि आरव ने दीक्षित जी से पहले ही वादा किया था कि वो पुलिस तक किडनैपिंग की खबर नहीं पहुंचने देगा, इसलिए वो बिना किसी को बताए अकेले ही किडनैपर्स का सामना करने निकल पड़ा था। अब तक शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे और आरव सुनसान से हाईवे पर फुल स्पीड पे गाड़ी भगाता हुआ चला जा रहा था। वो मुंबई से निकलकर पुणे के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। मैप के अकॉर्डिंग वो जगह पनवेल के आसपास की थी। जैसे ही उसकी गाड़ी पनवेल के आसपास पहुंची तो उसने गाड़ी को मेन हाईवे से उतारकर आधे कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। ये रास्ता घने जंगल के बीच से होकर जा रहा था। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए उसे तकरीबन 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे थोड़ी दूर पर एक फार्म हाउस दिखाई दिया, जहाँ पर कुछ लाइट्स जल रही थी। आरव ने फोन के स्क्रीन पर नजर डाली तो पता चला कि वो लगभग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर रोड के किनारे ही पार्क कर दिया और फिर गाड़ी से उतरकर पैदल ही उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। आरव बड़ी सावधानी से वहां पहुंचा तो उसे गेट के बाहर ही वो ब्लैक कलर की कार खड़ी दिखाई पड़ी।
उस कार को देखते ही आरव तुरंत समझ गया कि ये किडनैपर्स की कार है। वो फार्म हाउस के मेन गेट से बाईं तरफ वाली बाउंड्री की ओर भाग कर गया। वो झट से बाउंड्री वॉल पर चढ़ा और छलांग मारकर एक पल में फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। दूसरी तरफ रागिनी खुद को शीशे में देख रही थी। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी। उसकी आंखों की सूजन अब तक पूरी तरह से गई नहीं थी। वो खुद में बुदबुदाई, मुझे तो सब पहले से पता था ना, फिर भी मैं क्यों आरव जी से उम्मीद बांधने लगी। आंसू तो अपनों के लिए ही आते हैं ना। आरव जी कहाँ मेरे अपने हैं। तभी पीछे से वसुंधरा की आवाज उसके कानों में पड़ी, देखो मैडम अभी भी खुद को शीशे में निहार रही हैं। इतनी बेइज्जती हो गई इस लड़की की, लेकिन इसका लालच सबसे ऊपर है। अभी भी यहीं पड़ी है अपने पति के पैसों पे ऐश करने के लिए। रागिनी ने चुपचाप पलटकर देखा तो उसके कमरे में वसुंधरा और योगिता खड़े हुए थे। आंटी जी आपने देखा, जरा भी शर्म नहीं है इसकी नजरों में। आत्मसम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है और मैं इसके पति के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो ऐसे में इसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही। योगिता रागिनी के बेड पर आराम से बैठते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो योगिता बेटा। छोटे लोग सिर्फ आत्मसम्मान की बातें करते हैं, लेकिन जब इन्हीं लोगों को पैसे दिखते हैं ना, तो ये लोग सबसे पहले बिक जाते हैं। वसुंधरा रागिनी को देखते हुए उसके ऊपर अपने कड़वे शब्दों से प्रहार करती जा रही थी। रागिनी, मान गए तुमको। तुम्हारा पति दूसरी औरत के बच्चे का बाप बनने वाला है और फिर भी तुम उससे चिपकती रहती हो। रात में उसकी गोद में चढ़ के घूमती हो। तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो जाने कब का घर छोड़ के चली जाती। योगिता ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। उसके बाद रागिनी दुखी मन से बोली, बस मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। वसुंधरा ने योगिता को इशारा किया और वो दोनों यहाँ से निकल गए। बाहर जाते ही वसुंधरा धीरे से योगिता के कान में खुसफुसाई, अब तो लगता है कि अपना काम हो ही जाएगा। दूसरी तरफ आरव किसी तरह से मैप में दिखने वाली बिल्डिंग के पीछे पहुंचा और जब उसे घर के भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो फिर उसने वहां से बनी खिड़की के सहारे अंदर जाने का प्लान बनाया। उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर उसे पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारा। खिड़की टूटने की आवाज सामने गार्डन में बैठकर शराब पी रहे किडनैपर्स को जैसे ही सुनाई पड़ी, वो चौकन्ने हो गए। ओए, तुम दोनों जाकर देखो क्या हुआ उधर, आवाज कैसी आई? एक किडनैपर ने बाकी के दोनों की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने अपनी पैंट में खोसी हुई गन को बाहर निकाल लिया। मैं इधर देखता हूँ, कोई है तो नहीं। उसका ऑर्डर मिलते ही दोनों किडनैपर्स नशे में झूमते हुए आरव की तरफ बढ़ने लगे। आरव ने अपने दोनों हाथों में पत्थर उठा लिया और फिर वो पीछे झाड़ी की तरफ छुप गया। कौन है इधर? नशे से लड़खड़ाती हुई आवाज में एक किडनैपर बोला और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए इधर उधर देखने लगे। भाई, ये खिड़की देख रहे हो? ये सच में टूट चुकी है या सिर्फ मुझे ही टूटी हुई दिख रही है? एक किडनैपर ने दूसरे वाले को खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, साले, इसीलिए कहता हूँ तो ज्यादा मत पिया कर, पीने के बाद तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इतना कहकर दूसरा किडनैपर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसकी चीख निकल पड़ी। अभी उसका साथी कुछ समझ पाता कि उसके मुंह से भी जोर की चीख निकल पड़ी। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने आरव अपने दोनों हाथों में पत्थर लेकर खड़ा था। उन दोनों ने आरव को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दोनों एक साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब आरव जल्दी से खिड़की फांद कर घर के भीतर पहुंचा और फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हुए उस लड़की को ढूंढने लगा।
आखिरकार घर के डाइनिंग रूम में उसे महज 15-16 साल की एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई दिखाई पड़ी। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर भी पट्टी लगी हुई थी। आरव ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ पैर खोले और फिर जैसे ही उसके मुंह से पट्टी हटाई, वो लड़की जोर से चिल्ला उठी, कौन है तुम? श्श्श। आरव ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ, जल्दी चलो यहाँ से, हमें निकलना है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से वो घर के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। पहले तो उसने दरवाजे के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स ने दरवाजे पर लॉक लगा रखा था। ऐसे में आरव को बाहर जाने के लिए फिर से खिड़की के रास्ते का सहारा लेना पड़ा। पहले मुझे बाहर जाने दो, फिर तुम आ जाना, मैं उस तरफ से तुम्हें पकड़ लूंगा, आरव ने लड़की को समझाते हुए कहा और फिर तुरंत ही खिड़की के सील पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद पड़ा। आ जाओ। बाहर निकलकर आरव ने झट से उस लड़की की तरफ हाथ फैलाते हुए उसे बाहर आने के लिए कहा ही था कि उसे अपने सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगने का एहसास हुआ। पल भर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चित होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव को सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। वो अभी भी अपना हाथ हवा में उठाते हुए उस लड़की को बाहर आने का इशारा कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ही देर में उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह ऑफिस में बोर्ड मेंबर्स वोटिंग करने वाले थे। आज इस वोटिंग में क्या होने वाला था, इसकी खबर भरत अंकल को बहुत पहले से ही लग चुकी थी। ऐसे में उनकी घबराहट और परेशानी उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। सुबह से ही कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पहुंच चुके थे। खैर, यहाँ की वोटिंग में जितना महत्व दीक्षित साहब के वोट का था, उतना महत्व किसी की भी वोटिंग का नहीं था। यहाँ तक कि बाकी के बोर्ड मेंबर्स भी सीईओ की वोटिंग में दीक्षित जी का ही साथ देने वाले थे। भरत अंकल जानते थे कि आरव का सीईओ की कुर्सी से हटने का मतलब है कंपनी का बर्बाद होना, और उसके बाद आरव कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। एक तरह से उसके लिए ये उसके ही घर से उसे बेघर कर देने वाली बात होगी। और फिर ये भी नहीं पता था कि बोर्ड मेंबर्स आगे किसी कंपनी का नया सीईओ बनाएंगे। अभी भरत अंकल ये सब सोच ही रहे थे कि उनके सामने विकी आकर खड़ा हो गया। वो भरत अंकल को घूरते हुए बोला, क्यों भरत जी, क्या हाल है आपके? सुना है आज कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग होने वाली है और उस आरव भाई साहब को सीईओ की कुर्सी से हटाया जाने वाला है। क्या? भरत अंकल अपनी आंखें बड़ी करके हैरत भरी निगाहों से विकी की ओर देखने लगे। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो होने जा रहा है भरत जी, लेकिन तुम चिंता ना करो। विकी भरत अंकल के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और फिर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आरव भाई साहब के जाने के बाद भी हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। नए सीईओ से कहकर कम से कम तुम्हें ऑफिस का गेट कीपर जरूर बनवा देंगे। भरत अंकल बड़ी बड़ी आंखों से विकी को चुपचाप देखे जा रहे थे। उन्हें विकी को देने के लिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था, जबकि विकी उन्हें कुछ इस अंदाज में घूर रहा था जैसे मानो आरव के सीईओ से हटने की सबसे ज्यादा खुशी उसे ही हो रही हो। भरत अंकल का मन तो सिर्फ आरव पर लगा हुआ था। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन आरव का कुछ पता नहीं था। सुबह से अब तक भरत अंकल उसके पास न जाने कितनी दफा कॉल कर चुके थे, लेकिन आरव का फोन स्विच ऑफ था। क्या आरव बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में पहुंच पाएगा? और आखिर कैसे आएगा आरव को होश? जाने